विक्रम को भी 2-3 दिन में ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था, तो वो चाहता था कि 2-3 दिन के बाद ही पूजा हो। पर पंडित जी ने कहा है तो उसने भी हाँ कह दिया। उसने प्रीति से कहा, तुम पूजा की तैयारी ठीक वैसे ही करना जैसा पंडित जी कहते हैं। मैं कुछ देर में ही आश्रम होकर आ जाता हूँ। पंडित जी ने कहा, पर विक्रम, जब तक पूजा ना हो जाए आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। तो अब आप कोई भी काम कुलदेवी के आशीर्वाद के बाद ही कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो। विक्रम ने मुंह बनाकर नानी और प्रीति को देखा। दोनों उसकी बेबसी कुछ समझ रहे थे। प्रीति के मन में आया कि एक बार पंडित जी से पूछे, आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा है कि कुलदेवी की पूजा इतनी जल्दबाजी में करानी पड़ गई है। उसने पंडित जी से कहा, आप तरीका बताएं, मैं जल्दी पूजा की तैयारी करती हूँ। और इसमें कितना समय लग जाएगा? पंडित जी ने कहा, जितनी जल्दी आप तैयारी करते हैं उसके बाद 2 घंटे तो पूजा में ही लग जाएंगे। विक्रम और प्रीति ने एक दूसरे को देखा। अभी सुबह के 8 बज रहे थे, तो पंडित जी ने सारी जानकारी लेने के बाद प्रीति फौरन ही पूजा की तैयारी में लग गई। विक्रम भी पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में चला गया। पंडित जी अभी भी आंखें बंद करके किसी गणना करने में लगे थे। विक्रम ने अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे बेड पर पटकते हुए कहा, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट का काम पड़ा हुआ है जो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। अभी बीच में पूजा भी आ गई, तो विक्रम जल्दी इस पूजा को पूरी करना है। विक्रम ने उमा दीदी को फोन लगाकर प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें समझाई और अलमारी में अपने लिए कुर्ते को ढूंढने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कुर्ता पहने। नीचे पूजा की सारी तैयारियां देखने के बाद प्रीति, जो सलवार कुर्ते में ही थी, साड़ी पहनने के लिए ऊपर अपने रूम में आई। वो रूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आई, विक्रम को शर्टलेस देखकर वो आंखें झपकाए बगैर विक्रम को ही देखने लगी। विक्रम की मॉस्कुलर बॉडी देखकर उसने मन में कहा, ओ रब जी, ये तो पूरे बवाल है। अभी तक मैंने फिल्मों में देखा था आर्मी वालों की बॉडी कितनी अट्रैक्टिव होती है, पर ये तो उन सभी के बॉस निकले। विक्रम ने अचानक पलटकर देखा और प्रीति को अपनी ओर ऐसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो प्रीति की ओर आया तो प्रीति ने अपने कदम पीछे लिए। उसके दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, गहरी सांस लेने लगी। विक्रम ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहा, वो मुझे कुर्ता नहीं मिल रहा था पूजा में पहनने के लिए, तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा सिलेक्ट कर दोगी क्या? विक्रम की बात सुनकर प्रीति जल्दी ही विक्रम के साइड से निकलकर अलमारी की ओर चली गई। विक्रम ने पलटकर हड़बड़ाकर जाती हुई प्रीति को देखा और कहा, पूरी तरह से पागल हो गई है ये तो। विक्रम, जल्दी इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। इस पागल की हार्टबीट तुझे पागल ना कर दे। उसे फिर सुधा की याद आ गई, जिसके बारे में इतनी खोज के बाद भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। पर वो शांत नहीं बैठी होगी, इतना तो विक्रम को भी समझ में आ गया था। प्रीति हड़बड़ाते हुए विक्रम के लिए कुर्ता ढूंढ रही थी। उसे ऐसा करते देख विक्रम वापस प्रीति के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से ही प्रीति के दोनों साइड हाथ टिकाकर कहा, प्रीति, तुम आराम से भी ढूंढ सकती हो, इतनी जल्दी क्या है? विक्रम को अपने इतने करीब देखकर प्रीति का रहा सहा कंट्रोल भी अब तक हवा होने लगा था। उधर दिल्ली में काली रात में ही शोभा और किट्टू को लेकर शॉपिंग पर गया था। जैसे ही उन्होंने मॉल में कदम रखा, किट्टू तो फूला नहीं समाया। वो खुशी से शोभा जी और काली का हाथ थामकर आगे बढ़ने लगा। वो जिस तरफ जा रहा था उस तरफ देखकर काली जी ने किट्टू से कहा, ये तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है ना, हमें तो तुम्हारे चाचा के अवार्ड फंक्शन में जाना है और हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। किट्टू ने फिर भी काली का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, पर पापा, पहले मुझे कुछ खिलौने ले दो ना। उसकी जिद के आगे आखिर काली को भी झुकना पड़ा। काली ने शोभा की ओर देखा, जो मुस्कुराकर काली को ही देख रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर काली ने शोभा से कहा, आपको तो बड़ी हंसी आ रही है। मैं यहाँ तुम दोनों को लाया था कि शॉपिंग जल्दी हो जाएगी, पर अब लगता है मैं गलत था। चलिए मेरी मदद करिए इसे संभालने में। शोभा जी मुस्कुराते हुए काली जी से बोली, समीर के ही कारण आप किट्टू को बहुत दिनों के बाद लेकर आए हैं। बच्चे अपने पापा के साथ मॉल में कितना खुश होते हैं, आप खुद ही देखिए। उसे ये मौका बहुत समय के बाद मिला है, तो वो हाथ से जाने नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि हम जल्दी ही अपना सामान खरीद पाएंगे। काली कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करो, जब तक मैं किट्टू को खिलौने दिला रहा हूँ तब तक तुम भी अपने लिए खरीदारी कर लो। शोभा ने हाँ कहा तो काली के इशारे पर बॉडीगार्ड शोभा जी के साथ चल पड़े। कुछ ही समय में शोभा जी तीनों के लिए ड्रेस खरीद कर ले आई।
पर अब उन्होंने आकर देखा तो काली अभी भी परेशान सा किट्टू के खिलौने दिलाने में ही लगा था। काली को ऐसे किट्टू के साथ परेशान देखकर शोभा जी मुस्कुराकर काली जी के पास आकर बोली, आप थोड़ी देर इस सेक्शन से बाहर जाइए, मैं किट्टू को खिलौने दिलाकर आती हूँ। परेशान से काली जी उस सेक्शन से बाहर आ गए और अपने आप से बोले, सचमुच बच्चों को संभालना कितना कठिन काम है। किट्टू तो इतने खिलौने देखकर पागल हो गया है, पता नहीं शोभा जी उसे कैसे संभालती होंगी। काली अभी भी अपनी सोच में ही गुम था। तभी शोभा जी किट्टू का हाथ पकड़कर वहां आई। किट्टू खुशी से चहक रहा था। काली जी ने पेमेंट किया और सभी घर के लिए चल पड़े। रास्ते में काली जी ने शोभा जी से कहा, मैं इतनी देर से इसके साथ था पर इसे तो कोई भी खिलौना पसंद नहीं आ रहा था, तुम्हारे साथ ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? शोभा जी मुस्कुराकर बोली, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? काली ने ना में सिर हिला दिया तो शोभा जी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोली, जी मैंने किट्टू से कहा यदि आज तुम जल्दी ही खिलौने लोगे तो अगली बार तुम्हारे पापा तुम्हें फिर खिलौने दिलाने ले आएंगे। काली जी आश्चर्य से शोभा जी को ही देखे जा रहे थे और अपनी बात खत्म करने के बाद शोभा जी आगे की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठ गई। काली पूरे रास्ते चुपचाप ही बैठा था। उसे किट्टू को फिर ऐसे ही संभालना पड़ेगा, ये सोचकर ही पसीना आने लगा था। दूसरों की नाक में दम करने वाले काली को आज किट्टू सवा शेर का लग रहा था। दूसरे दिन सुबह ही काली जी शोभा जी को बोले, शोभा जल्दी करो, वहाँ समीर हमारी राह देख रहा होगा। शोभा जी किट्टू का हाथ पकड़े हुए वहाँ आई तो काली की नजरें अपने दोनों हीरो पर ही अटक गई। शोभा जी ने जब काली को ऐसे एक टक देखते देखा तो उनके चेहरे के सामने आकर हाथ हिलाते हुए कहा, क्या अब देर नहीं हो रही? आइए साथ में नाश्ता करते हैं। काली भी मुस्कुराते हुए दोनों के साथ नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता करके तीनों वहां से शिमला के लिए निकल गए। उधर काठ गोदाम में प्रीति हड़बड़ाते हुए विक्रम के लिए कुर्ता ढूंढ रही थी। उसे ऐसा करते देख विक्रम वापस प्रीति के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने पीछे से ही प्रीति के दोनों साइड हाथ टिकाकर कहा, प्रीति तुम आराम से भी ढूंढ सकती हो, इतनी जल्दी क्या है? विक्रम को अपने इतने करीब देखकर प्रीति का रहा सहा कंट्रोल भी अब तक हवा होने लगा था। प्रीति ने हड़बड़ाते हुए विक्रम से कहा, ये वाला कुर्ता कैसा रहेगा? विक्रम ने उस पर झुककर ही नामे गर्दन हिला दी। विक्रम की गर्म सांसें अब प्रीति की गर्दन को छू रही थी। जो एहसास अब दिल में जागने लगे थे उसे बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से प्रीति ने विक्रम के लिए कुर्ता निकाला और पलटकर विक्रम की ओर उसके चेहरे के सामने कुर्ता फैलाकर कहा, मैं बस यही सिलेक्ट कर सकती हूँ आपके लिए, पहनना हो तो पहन लो वरना खुद ही ढूंढ लो। इस तरह से आपके लिए कपड़े ढूंढना मेरे लिए बहुत कठिन है। उसने पूरा कुर्ता विक्रम के मुंह पर डाला और विक्रम को हल्का सा धक्का देकर किनारे से निकलकर गैलरी की तरफ चली गई। विक्रम ने कुर्ता हटाया और मुस्कुराकर प्रीति को देखा और मन में कहा, बस थोड़ा और पागल करना है तुम्हें। तुम इतनी भोली हो ना कि मैं तुम्हें इतना परेशान कर रहा हूँ और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े पहनकर जाने लगा, पर जाते जाते प्रीति के लिए उसने खूबसूरत सी साड़ी और ज्वेलरी वहीं बेड पर रख दी। दरवाजे तक आकर उसने प्रीति से कहा, पूजा समय पर होनी है तो जल्दी तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे हूँ तो 15 मिनट में तैयार होकर आ जाना। प्रीति ने पलटकर देखा, तब तक विक्रम दरवाजा बंद करके जा चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, रब जी देख रहे ना आप सब कुछ, इन्होंने तो मुझे पूरी तरह से परेशान करना भी शुरू कर दिया है। एक तो कहते नहीं है कि मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, और एक मैं बेचारी कैसे बताऊं इन्हें कि मैं इनकी करीबी से बहुत बेचैन हो जाती हूँ और इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने देखा ना कैसे कहकर गए 15 मिनट में तैयार होकर आ जाओ। अरे अभी मुझे कपड़े और ज्वेलरी सिलेक्ट करनी है। वो बड़बड़ाते हुए अंदर आई, पर बेड पर रखी हुई साड़ी और ज्वेलरी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रीति ने जल्दी साड़ी उठाई, प्यार से उसे छूकर कहा, वैसे मिस्टर खड़ूस आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैं आपके बारे में सोचती हूँ। उसे जल्दी ही साड़ी पहन ली और ज्वेलरी पहनकर हल्का मेकअप करके अपने आप को आईने में देखकर कहा, कुछ भी कहो पर मेरे मिस्टर खड़ूस की पसंद बहुत अच्छी है। फिर वो हल्के से मुस्कुरा दी और अपने सिर पर टपली मारकर बोली, हो रब जी 15 मिनट बस होने ही वाले हैं, अभी वो खड़ूस दरवाजा खोलकर अंदर आता ही होगा और अकड़ते हुए मुझसे बोलेगा। वो बड़बड़ा ही रही थी कि तभी विक्रम ने दरवाजा खोला। वो प्रीति को कुछ बोलने ही वाला था कि प्रीति को इस तरह से तैयार देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रीति ने भी मुस्कुराकर विक्रम को देखा जो उसे एक टक देखे जा रहा था। वो उसके पास आकर उसके चेहरे पर फूंक मारकर बोली, इस तरह से आंखें फाड़कर क्या देख रहे हैं? चलिए पूजा का समय हो गया है।
और वो एटीट्यूड से उसके कंधे पर कंधा मारते हुए साइड से निकल गई। विक्रम ने भी अपने सिर को सहलाते हुए कहा, विक्रम, अब तेरा बचना मुश्किल है। इस पागल का गहरा असर तुझ पर भी होने लगा है। जितनी वो तेरे लिए पागल है, उससे कहीं ज्यादा तू भी उसके लिए पागल हो रहा है। इतना बोलकर विक्रम मुस्कुराते हुए वापस पलटा और पूजा रूम की तरफ चल पड़ा। उधर खंडाला में तेज कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल गया था। उसकी कार से थोड़ी ज्यादा ही दूरी पर 2 कार्स उसका पीछा करने लगी। वो दोनों कार तेज की कार का इस तरह से पीछा कर रही थी जैसे वो किसी और की हो, और तेज के बॉडीगार्ड को भी उन पर शक नहीं हुआ। पर तेज के बॉडीगार्ड उसकी कार को चारों तरफ से घेरे हुए थे। दोनों कार आगे निकल नहीं पाई। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तेज के पास किसी का फोन आया। तेज गोगल लगाए अपनी कार से बाहर आया। फोन उसके किसी क्लाइंट का था, तो वो वहीं कार से टिककर फोन पर बातें करने लगा। दूर खड़ी कार में से एक ने तेज का वीडियो और फोटो लेना चालू कर दिया और तुरंत ही सुधा को भेज दी।